नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती। स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी ने की पुष्प अर्पित। इस्लामी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना रमजान आज से हुआ शुरू। रोजेदारों ने पहला रोजा किया मुकम्मल। साठी थाना क्षेत्र के इंदू टोला में लगी आग, आधा दर्जन घर जलकर हुआ खाक, कई मवेशी भी झुलसे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर अजाज के वार्ड नंबर 1 धर्मदास पोखरा के पास एक सभा का हुआ आयोजन। वार्ड में पानी की 2-2 टंकियां होने के बाद भी दर्जनों परिवार नल जल योजना से वंचित। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर सिवान में भी स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ साथ आमजनों में भी व्याप्त है भय का माहौल। नरकटियागंज में एसडीएम के नेतृत्व में 3 दवा दुकानों में हुई छापेमारी, कई कागजात व नशीली दवाएं बरामद। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ढाका में एसडीएम ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करने की अपील। कई जगहों पर चलाया गया मास्क जांच अभियान। नरकटियागंज में एसएसबी 44वीं वाहिनी ने किया फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन। कई पदाधिकारी और जवान हुए शामिल। मझौलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 लीटर अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार, जबकि एस ड्राइव में पॉस्को एक्ट के 2 वारंटी सहित 7 अन्य भी पुलिस के शिकंजे में। सुगौली में स्थानीय विधायक ने किया सिकरना नदी के तटबंधों का निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सुगौली में सड़क निर्माण कार्य के कारण उड़ रही धूल बनी समस्या, राहगीरों को हो रही है परेशानी। घोड़ासहन पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण जिले में चर्चा का विषय बने हैं नोनिया टोली गांव के एक किसान। परंपरागत खेती से हो रही है खूब आमदनी। और नहीं रही मझौलिया शुगर इंडस्ट्री के निदेशक राजेश सारडा की मां। 71 वर्ष की आयु में कोलकाता में ली अंतिम सांस। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर मोतिहारी प्रखंड के बड़ा बरियारपुर गांव में प्रदेश के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण की। इस मौके पर भोला गुप्ता, प्रमोद कुमार, वार्ड सदस्य समेत गांव के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। वहीं मोतिहारी समाहरणालय स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण, संविधान निर्माण एवं राष्ट्र के विकास में बाबा साहब के योगदानों को हमेशा याद किया जाएगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते सभी के लिए अनुकरणीय हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस्लामी कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना रमजान मंगलवार की संध्या चांद के दीदार के साथ तरावीह की नमाज के साथ शुरू हो गया। आज अहले सुबह मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सहरी खाने के साथ पूरे दिन रोजे रखा और शाम को मगरिब की आज़ान सुनकर रोजे तोड़े। इस तरह से आज रमजान का पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ। बता दें कि इस्लाम में रोजे का एहतमाम हर बालिग पुरुष और महिलाओं को करना ज़रूरी होता है। रहमत, बरकत और मगफिरत के इस पवित्र महीने में सदका का खैरात भी खूब किया जाता है। आज कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए नमाज अदा की गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने घरों में ही इबादत करते दिखे। वहीं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष साहिद अख्तर ने कहा कि मुबारक महीने में कोरोना से मुक्ति के लिए हम दुआ करते हैं। रमजान पाक महीना आज से शुरू हुआ है। इसमें हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज का अदा कर रहे हैं, कुरान शरीफ का तिलावत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इस पाक महीना में हम लोग ये जो महामारी, कोरोना का महामारी पुनः जो हम लोग के देश में वापस आ गया है, इसके लिए हम लोग सभी भाई से मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ, सभी मुसलमान भाइयों से, कि वो लोग घर में ही सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज को पढ़े, कुरान शरीफ तिलावत करें और ये दुआ करें कि ये महामारी से हम लोग को निजात मिले। क्योंकि ये निजात अगर हम लोग महामारी से पा लेते हैं तो एक तरह से हम लोग एक अच्छे कामयाबी की तरफ जाएंगे और एक देश हमारा विकसित देश में बन जाएगा। इसलिए सभी मुसलमान भाइयों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि रमज़ान पाक महीना में ये दुआ हम लोग को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सुनेंगे और इस कोरोना महामारी को ख़त्म करेंगे।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के वार्ड नंबर 1 धर्मदास पोखरा के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, वार्ड पार्षद बंगाली राम, राहुल कुमार व अन्य लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। विधायक सुनील मणि तिवारी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ कोरोना के बारे में लोगों को समझाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कोविड का टीका लगवाया जा रहा है, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सभी लोग कोरोना जैसी महामारी से बचें, मास्क का प्रयोग करें व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस मौके पर ऋषि गिरी, राजा कुमार सहित गाँव के प्रबुद्ध लोग शामिल थे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 में 1 दर्जन से अधिक परिवार आज भी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल के लाभ से वंचित हैं, जबकि इस वार्ड में 2 जगह पानी टंकी लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल बीतने को है और पंचायत चुनाव सर पर है, लेकिन हम लोगों को नल जल योजना का लाभ नसीब नहीं हुआ है और उनके घरों में आज तक कनेक्शन तक नहीं दिया गया। वार्ड मुखिया तथा संबंधित जेई के कहने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के घरों में नल जल योजना का पानी नहीं टपका। इस बाबत वार्ड सदस्य विश्वनाथ यादव का कहना है कि कई बार मजदूरों के साथ इन लोगों को कनेक्शन देने का प्रयास किया गया, लेकिन ये लोग टाल मटोल करते रहे। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी वैजू कुमार मिश्रा का कहना है कि 4 दिनों के अंदर वंचितों को नल जल का पानी मुहैया कराया जाएगा, अन्यथा वार्ड सदस्य व संबंधित जेई पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेताया कि जिनको नल जल योजना का लाभ नहीं लेना है वे लिखित रूप से वार्ड सदस्य को दें। बताते चले कि भले ही वंचितों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सड़कों पर खुलेआम पाइप द्वारा पानी प्रवाहित होते देखा जा रहा है। माह रमजान में भी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि इस वार्ड में जलापूर्ति के लिए 2-2 टंकियां लगी हुई हैं। पानी उनी नहीं के मिला था कितना दिन से जैया से हलल बा तैया से 77 बा हमिन के वैया नहीं ठीक है। 14 लो हमारे वार्ड का है सो हमनी के रोजा शुरू हो गइल बा, पानी के कोनो व्यवस्था नहीं है। आ मुखिया लो, सरपंच लो, चाहे वार्ड लो, केहू हमनी के सुनाई नहीं के करत, ना हमनी के लगे आवेला कुछ पूछे ना आछे ना। हाँ जब कहल जाला जे हाँ हमनी के है चाहिए तो उस कहले अच्छा हो जाई आ कबो ना आई ले लो नहीं हमनी के घरे। हमनी के रमजान तब शुरू हो गइल बा, हमनी के पानी के तो जरूरत बा। समस्या सर यही है नल जल के लिए। ये नल जल है, हम कितना मरतबे देखिए पूरा पानी इधर से उधर बह रहा है, लेकिन हम वार्ड के पास गए, जो जेई है उसके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जेई के पास जाते हैं तो बोलता है कि आज हाँ आज कल आएंगे, कल को कॉल करते हैं तो फोन नहीं उठाता है, बोलता है जो है ये नहीं है। कितने घर के बीच मैंने पानी नहीं है? यहाँ पे देखिए सर 18 से 20 घर है, उसमें किसी का पानी नहीं मिल रहा है। पाइप देखिए नल जल का ये पाइप है, ऐसा पतला वाला पाइप निकाल करके छोड़ दिया है। नल का पानी नहीं मिले था हमी के, आना वो पहुँचल बा हमी के। कितना परिवार वाला हो? 9 परिवार। नरकटियागंज नगर के 3 अलग अलग मेडिकल स्टोरों में छापेमारी कर अनुमंडल प्रशासन ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की हैं। इस दौरान सरकारी अस्पताल के सामने स्थित एक मेडिकल दुकान में कुछ अनावश्यक कागजात व नशीली दवाओं के साथ इंजेक्शन भी बरामद किया गया है, जो प्रतिबंधित है। इधर दवा दुकानों पर प्रशासनिक छापेमारी की सूचना जैसे ही शहर में फैली, सभी दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों के शटर गिर गए। वहीं एसडीएम साहिला हीर ने बताया कि जिला से इसकी जानकारी मिली थी कि इन मेडिकल दुकानों में प्रतिबंधित नशीली दवा है, जिसको लेकर टीम गठित कर पुलिस वाले एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ छापेमारी की गई। इस दौरान तीनों दुकानों से नशीली दवाओं की बरामदगी हुई है, जिसका रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय में भेजा जाएगा और इसके आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस छापेमारी के दौरान DCLR अजय कुमार, BDO सतीश कुमार, CO राहुल कुमार, अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी सुधीर कुमार, प्रशिक्षु DSP सह शिकारपुर थानाध्यक्ष और पुलिस बल के जवान शामिल रहे। हमें जिला से आदेश मिला था तो दुकानों की जांच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि नशीली दवाएं मिलती हैं जो कि प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर बैन। तो हमें कुछ दवाएं इस दोनों दुकानों में कुछ दवाएं मिली हैं, उसको हमने सीज कर दिया है। इसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी हमारे रिपोर्ट के बेसिस पे ड्रग इंस्पेक्टर बेतिया करेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। बावजूद इसके कई जगहों पर लोगों में इसके प्रति लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में पूर्वी चंपारण के ढाका की बात करें तो वहां कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए विभिन्न जगहों पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
इस संबंध में सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने STV न्यूज़ से क्या कहा, सुनिए। लाइन को लेकर सबसे पहले सिकरहना अनुमंडल में एक नगर परिषद ढाका है और 4 प्रखंड अनुमंडल के अंतर्गत है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सुबह और शाम लगातार माइकिंग कराते रहें और कोरोना का जो इफेक्ट है कि वर्तमान में और बढ़ते जा रहा है। पिछले साल के कंपैरेटिव इसका संक्रमण का दर है बहुत ज़्यादा है। और दूसरा बात है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है इसके बारे में पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा SDPO और मेरे लेवल से लगातार जितना भी हम लोग का हाईवे है सभी हाईवे पर लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और मास्क फाइन भी किया जा रहा है। और सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, यहाँ की नगर परिषद को जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुला के हम लोग मीटिंग किए थे तो बताए थे कि अपने लेवल से जितना भी जनप्रतिनिधि हैं बैठक करके ग्राम सभा करके सभी को ये बढ़ती बीमारी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए सबसे पहले मास्क आवश्यक है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना है। इसके अलावा कल मेरे द्वारा भी नगर क्षेत्र में माइकिंग किया गया और सभी जितना है दुकान है और प्रतिष्ठान है तो सोशल डिस्टेंस के लिए भी उन लोग को निर्देश दिया गया है कि दुकान के सामने अपना वृत्त बनाएं, घेरा बनाएं और जो भी हमारे कंज्यूमर आते हैं वो घेरा के अंदर ही रहेंगे और जो दुकानदार हैं सेल्फ अपना भी मास्क लगा के रखेंगे और सामने जो उनका कस्टमर है वो उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि मास्क लगाएं और दुकान पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना है कि किसी तरह संक्रमण नहीं बढ़ पाए। नरकटियागंज में SSB के 44वीं वाहिनी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास किया गया। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जल शक्ति अभियान पर प्रकाश डालते हुए उप कमांडेंट हरिमेंद्र कुमार दुबे द्वारा जल प्रदूषण होने के कारण तथा इसके रोकथाम से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारी व जवान उपस्थित रहे। इस ड्राइव के तहत मझौलिया पुलिस ने 3 धंधेबाजों को 14 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें मझौलिया वार्ड नंबर 2 निवासी स्वर्गीय बद्री शर्मा के पुत्र रामदेव शर्मा, स्वर्गीय भिखारी राउत के पुत्र हीरालाल राउत और स्वर्गीय फेकू राम के पुत्र गौरी शंकर राउत शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी मोहदीपुर नहर के समीप से की गई है। यह जानकारी पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार ने दी। इस संबंध में उन्होंने बताया कि पॉस्को एक्ट के आरोपित थाना कांड संख्या 148/19 महानवा निवासी योगेंद्र राम के पुत्र राजू राम, थाना कांड संख्या 90/2020 महाना वार्ड नंबर 12 निवासी स्वर्गीय योगेंद्र शाह के पुत्र मैनेदर शाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इधर थाना कांड संख्या 116/2021 के प्राथमिक अभियुक्त शेख मजरिया निवासी स्वर्गीय ईसा मियाँ के पुत्र नौवर मियाँ तथा जमदार मियाँ के पुत्र अब्बास मियाँ को भी जेल भेजा गया है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि इस छापेमारी दल में SI वाल्मीकि प्रसाद सिंह, मोहम्मद इकबाल खान, सुरेश राव, सुधांशु शेखर, वाल्मीकि कुमार सहित अन्य पुलिस के जवान शामिल थे। छापेमारी दल की मॉनिटरिंग प्रशिक्षु DSP सह थानाध्यक्ष अमित कुमार कर रहे थे। आज इस ड्राइव था पुलिस अधीक्षक के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कल प्रातः से ही हम लोग लगे थे। प्रोफेशनल DSP एवं हम थे और हमारे थाना के सभी अधिकारी लगे हुए थे, जिसमें कुल 10 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 गिरफ्तारी शराब के मामले में है। 2 व्यक्ति के पास से 5-5 लीटर, 1 व्यक्ति के पास से 4 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कहाँ से सर? नहर से मधुपुर नहर से बरामद किया गया है। मोहदीपुर स्टेट जो है। सुगौली में सिकरहना नदी के किनारे के तटबंधों का निरीक्षण विधायक शशिभूषण सिंह ने किया। इस दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर व SDO भी मौजूद थे। प्रखंड के लाल प्रसाद, कचहरी टोला, माली, दक्षिणी मनसिंगा, कैथवलिया व नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में बने तटबंधों का जायजा लेने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई सुझाव भी दिए। साथ ही कहा कि बांध मरम्मती के लिए जिला को प्रतिवेदन दिया जाएगा और इसकी मरम्मती मजबूती के साथ कराई जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को बाढ़ व कटाव से निजात मिल सके। अभी जो है हम लोग सिकरहना तटबंध के शूटिंग इंजीनियर साहब, SC साहब और सहायक अभियंता का टीम लेके हम लोग इस स्थल पर आए हैं। स्थल का जो है सो मुआयना कर लिए हम लोग और इस कार्य को युद्ध स्तर पर हम लोग सरकार से या डिपार्टमेंटल हो या जैसे हो इस बरसात के पहले कराने का हम लोग चेष्टा कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हर हालत में बरसात के पहले इसका कार्य पूरा करा दिए ताकि जब से ये 15 पंचायतों का जो सॉल्यूशन है वो हो सके, नहीं तो पूरा 15 पंचायत में कोई धान की खेती नहीं हो पाएगी। सुगौली में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से छपुआ रक्सौल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण सहित नवीनीकरण कार्य जारी है, लेकिन सड़क पर उड़ रही धूल लोगों के लिए मुसीबत बनी है।
निर्माण के दौरान सड़कों पर गिराए जा रहे मिट्टी के बीच बड़े बड़े वाहनों के लगातार परिचालन की वजह से उड़ती धूल ने लोगों को परेशान कर दिया है। बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस मार्ग के किनारे प्रखंड के छपुआ, बंगरा, सुगौली प्रखंड के आम लोगों, राहगीरों और कई कार्यालयों को भी इस धूल ने प्रभावित किया है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी भी उक्त मार्ग से गुजरने के क्रम में उड़ती धूल का सामना करने को विवश हैं। धूल उड़ने से चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारी वाहन की आवाजाही से परेशानी और बढ़ जाती है। भारी वाहन के पीछे पीछे चलने वाले छोटे छोटे वाहन, खासकर ऑटो, बाइक चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस रास्ते पर वाहनों के आने जाने से मिट्टी बारीक हो गई है। अब जैसे ही कोई वाहन मार्ग से गुजरता है तो उसके पीछे धूल का गुब्बार बन जाता है तथा पूरा वातावरण धूलमय हो जाता है। इस समस्या से निदान के लिए नियमित अंतराल पर सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि सड़क पर धूल की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। इस संबंध में स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने बताया कि संवेदक को लिखित आवेदन दिया गया है कि समय समय से पानी का छिड़काव होता रहे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वो तो खैर हम कंडक्टर को लिखे हैं कि जो आप सरफेस बनाते हैं उस पर पानी का छिड़काव करते रहिए ताकि जो है सो लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके लिए हम उच्च पदाधिकारी को भी हम लिख रहे हैं। घोड़ासान पुलिस ने मंगलवार की दोपहर गुप्त सूचना पर स्थानीय रेलवे स्टेशन के निकट छापेमारी कर चोरी की एक बाइक के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने पकड़े गए बदमाशों में से एक की पहचान थाना क्षेत्र के राजबाड़ा निवासी पुनीत राय के पुत्र भोला यादव एवं दूसरे की पहचान नेपाल के बारा जिला अंतर्गत सिमरौनगढ़ थाना क्षेत्र के नानसागर घाट निवासी धीरज मुखिया के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार भोला यादव एक कुख्यात बदमाश है जो चोरी, डकैती, लूट, छिनतई व गांजा तस्करी समेत अन्य आपराधिक मामलों में अब तक 5 बार जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि उक्त दोनों बदमाश रेलवे स्टेशन के निकट चोरी की बाइक के साथ खड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन कर उक्त दोनों की घेराबंदी की और दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिसिया पूछताछ में उक्त बरामद बाइक बीते 13 फरवरी को स्थानीय हाई स्कूल के निकट से चुराने की बात स्वीकार की है। वहीं पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम खुलासा किया है, जिससे पुलिस गुप्त रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही दोनों बदमाशों ने थाना क्षेत्र के अलावा कई जगहों से कई बाइक चुराने की बात बताते हुए नेपाल में बेचने की भी बात स्वीकारी है। छापेमारी टीम में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के अलावा दरोगा लाल साहेब प्रसाद, राजेंद्र सिंह सहित अन्य शामिल थे। पूछताछ के बाद दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नरकटियागंज प्रखंड के हरदी टेढ़ा पंचायत के नोनिया टोली गांव का एक किसान परंपरागत खेती करके इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बन गया है। इस किसान की खेती की चर्चा जिले में इन दिनों खूब हो रही है। किसान अरुण कुमार बताते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा से प्रेरित हूँ। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए मैं अपने खेत में गन्ना संग सब्जियों की सहफसली खेती कर रहा हूँ, जिससे तंगहाली दूर की जा सके। गन्ने के खेत में एक साथ खीरा, भिंडी की खेती करके प्रतिदिन हज़ारों की कमाई कर रहा हूँ। गन्ना के साथ सहफसली खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे जहां फसल की लागत कम हो रही है वहीं मुनाफे में भी इजाफा हो रहा है। किसानों को परंपरागत खेती में प्रगतिशीलता लाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने फरवरी माह में गन्ने की बुआई की। इसमें 2 कूड़ों की बीज की दूरी 3.5 फीट रखी गई है। बीज की खाली ज़मीन पर खीरा और भिंडी बोया है, जिसमें 1 एकड़ खेती से प्रतिदिन 800 खीरे और 20 किलोग्राम भिंडी का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, जिससे लगभग प्रतिदिन अतिरिक्त हज़ारों रुपए की कमाई मंडी में हो जाती है और इसके साथ ही गन्ने की फसल भी खड़ी है। अरुण कुमार कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं, जो इस क्षेत्र में किसानों के लिए मिसाल बनते जा रहे हैं। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुनील मिश्र बताते हैं ऐसे किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अन्य किसान इससे प्रेरणा लेकर बेहतर किसानी कर लाभ कमा सके। मोदी जी जो मंत्र दिए किसानों का आय दुगुनी करना है, उस पर मेरा ध्यान गया तो सोचे कि अगर गन्ने मंत्रवती खेती किया तो उससे आय दुगुना हो जाएगा। इसमें क्या क्या खेती किए हैं? अभी तो हम खीरा किए हैं और भिंडी किए हैं। क्या आमदनी है? आमदनी प्रतिदिन लगभग 1000 रुपये तो आ जा रही। ये अतिरिक्त है? हाँ, गन्ने का अतिरिक्त है। गन्ने का सारा खर्च खेती सब्जी से ही निकाल लेना है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे किसान अनुवर्तित खेती कर रहे हैं, इसमें उनको हर संभव हमारे विभाग से मदद दिया जाएगा और ऐसे किसानों का भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जो ऐसी उनके खेती को देखकर प्रोत्साहित हों। और सरकार के तरफ से जो किसानों की लाभ देने की बात हो रही है कि
आय दुगुनी करने के 2022 तक, उसमें हम लोग इनके साथ डिमोस्ट्रेशन करा के और किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र में इंदू टोला में आग लगने से आधा दर्जन झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गए। साथ ही कई मवेशी झुलसकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों और अग्निशमन अधिकारियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस अगलगी में घर में रखे लाखों रुपए के सामान सहित नकदी भी जलकर राख हो गए। आग इतनी भयावह थी कि गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पूरे देश में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ती हुई दिख रही है, वहीं एक बार फिर से सिवान में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिससे जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग एवं आमजनों में चिंता का माहौल व्याप्त है। क्योंकि अभी तक सिर्फ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत लोगों में खौफ पैदा कर रही है। जिले के पचरुखी के नागेंद्र शाह की मौत ने एक बार फिर सिवान को सदमे में डाल दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रही है, लेकिन फिर भी बाहर से आने वाले प्रवासी चिंता का कारण बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा संक्रमितों में बाहर से आने वाले प्रवासी ही हैं या उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं। जहां एक और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस को राज्य भर में सख्ती से पालन कराए जाने के लिए डीएम, एसपी और एएसपी को कार्यभार सौंपा गया है और सभी गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव के दिए निर्देशों का पालन अपने अपने ज़िले में कराने में प्रशासन जुटी है। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का किस तरह से पालन हो रहा है, यह हमने पहले भी आपको दिखाया है कि किस तरह दुकानें शाम 7 बजे ही बंद हो जा रही हैं और जिला प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद भी जहां पिछले साल सिवान शहर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को रखने के लिए एवं इलाज के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार अभी तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जहां एक और आए दिन हो रही वैक्सीन की कमी भी चिंता का कारण बना हुआ है, सिवान सदर अस्पताल में भी कल से वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण का काम बंद है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के बढ़ते संख्या पर किस प्रकार रोक लगाने में कामयाब होती है। बाहर से आए हुए प्रवासियों का जांच एवं उचित इलाज की व्यवस्था नहीं की गई तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आज हम मौजूद हैं सिवान के रेलवे जंक्शन पे, जहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाहर से आने वाले प्रवासियों का जो जांच है वो उचित तरीके से हो पा रहा है या नहीं। आज जो सिवान की स्थिति है, कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। दिन पर दिन आंकड़े यहाँ के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मची हुई है। साथ ही साथ आम जन जो हैं वो भी काफ़ी चिंतित हैं। चिंता का विषय भी है, क्योंकि पहले सिर्फ ये आंकड़ा मरीज़ों के संक्रमित होने का बढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ मौत होनी भी शुरू हो गई है। मौत के होने से लोगों में काफ़ी खौफ है, डर है। लोग इस बात से चिंतित हैं कि जो आने वाले प्रवासी हैं, अगर उनका समुचित इलाज या अगर उनकी समुचित जांच नहीं कराई गई तो ये कोरोना महामारी जो है काफ़ी तेज़ी से विकसित होगा। क्योंकि आने वाले प्रवासियों को ये पता नहीं कि वो संक्रमित हैं या नहीं। उनके संपर्क में आने से बहुत सारे लोग संक्रमित होने के आसार बढ़ जा रहे हैं। लोगों को इसी बात की चिंता है। हमने जब यहाँ सिवान रेलवे जंक्शन पे देखने की कोशिश की तो हमने ये पाया, अपने कैमरे की नज़र से हमने देखा कि यहाँ पर 1 से 2 लोगों की जांच हो रही है, बाकी 100 और 50 की संख्या में लोग बिना जांच कराए भी बाहर निकल जा रहे हैं। यहाँ देखने के लिए कोई मौजूद नहीं है कि जितने लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो पा रही है या नहीं। हमने जब यहाँ के एक टीसी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि सर हम लाचार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, रेलवे प्रशासन के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर समुचित व्यवस्था कर सके। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, हम कितने लोगों से लड़ाई करें या लोगों को मजबूर करें, हमारी बातों को कितने लोग सुनेंगे। यहाँ प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ के लोग आने वाले की जांच या फिर जो उसमें संक्रमित हैं उनका उचित उपाय हो सके। स्थिति तो सही है, मतलब 10 बजे के बाद लॉकडाउन 10 से 5 लगा हुआ है और ऐसे ही मैं तो आ रहा हूँ। ऐसे मेरे को क्लासेस चल नहीं रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस कर दिए गए तो मैं बोलूँ यहीं आ जाता हूँ। ये तो स्वास्थ्य विभाग का मैटर है ना। स्वास्थ्य विभाग ही बता पाएगा कि किस तरह का व्यवस्था किया गया है, कितने आदमी को लगाया गया है, कितने साफ शिफ्ट में स्वास्थ्य ये जांच चल रही है, तो ये तो स्वास्थ्य विभाग बताएंगे। नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं तो उनकी जांच हो रही है, लेकिन एक आदमी की जांच हो रही है, 100 आदमी ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ वही लोग बताएंगे, क्योंकि ये हमारा रेलवे से कोई उसका ये नहीं है।
उपस्थित है ना, स्वास्थ्य विभाग ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारी जांच हो चुकी है, तो उस पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा पूछने वाले भी तो कोई हमें दिखाई नहीं दे रहे। ना उनसे पूछा जा रहा है ना, उनसे कुछ लोग पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि जांच हो गई है। अब प्रशासन के पास एक आदमी है, प्रशासन हम लोग उतना ही कर सकते हैं, लोग जबरदस्ती तो किसी को हम लोग कर नहीं सकते हैं। भाई उधर जाइए। और आदमी सहूलियत से किया जा रहा है, लेकिन अब प्रशासनिक दौर पर मेडिकल टीम जो ज़्यादा बढ़ती तो ज़्यादा जांच हो पाता है। मतलब आप मान रहे हैं कि अभी भी सुविधाओं की कमी है? हाँ, सुविधा की कमी है, क्योंकि प्रवासी के ही आने से हाँ जी, इस बात को आप हाँ मानते हैं हम लोग। तो आपने कहीं लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई कि यहाँ हम लोग लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए ना है, हमारे स्टेशन मास्टर ही पर हैं, वही सब कर सकते हैं, वही देख हम हमेशा कर रहे हैं। अब मेडिकल डायरेक्टर जानेंगे और बड़े बड़े और अधिकारी जानेंगे, जिस तरह का सेवा दिया गया उस तरह हम लोग चल रहे हैं। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के निदेशक राजेश सारडा की माता 71 वर्षीय शकुंतला देवी का बुधवार की सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वे एक धर्मपरायण महिला थी। इस मौत से आहत मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के कर्मियों ने एक शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखा तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा की अध्यक्षता इंडस्ट्रीज के CGM इंदीप सिंह भाटिया ने की। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस सदमे से उबरने की शक्ति प्रदान करे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।